हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्धन एकेडमी पर। तो दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की जो हमारी एजुकेशन की बुक है उसमें हम लोग 9 चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने आधा पोर्शन उसका पढ़ लिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम लोग जो आगे के सिद्धांत जो बचे थे उन्हें हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा पियाजे का सिद्धांत। ठीक है, तो थ्योरी ऑफ पाइगॉन। ठीक है, तो यहाँ पे पियाजे का जो सिद्धांत है इसमें देखिए, स्विस मनोवैज्ञानिक पियाजे का कहना है कि जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है उसका कार्य क्षेत्र बढ़ता जाता है। तो ये जो पियाजे का सिद्धांत है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे आधारित है। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास जो है इस पर आधारित है। तो इनका ये कहना है कि बच्चे की जो आयु है वो जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका कार्य क्षेत्र भी बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसकी बुद्धि का विकास भी होता जाता है। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में अगर बात कहें कि बच्चे जब छोटे क्लास में होते हैं तो उनको बहुत खेल खेल की उनको चीज़ें सिखाई जाती हैं, फिर उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उनको अक्षर, फिर उसके बाद अक्षर से शब्द सिखाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो बड़े क्लास में पहुंचते हैं तो उनके सामने एक मतलब कि उनके सामने फिर वही जो शब्द थे, जो वो सेंटेंस जो बने थे, ठीक है, वो एक बड़े बड़े पैराग्राफ के फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए उनकी जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका भी विकास उनकी एज के अकॉर्डिंग होता रहता है। ठीक है, तो वो उसमें बहुत आसानी से उसके अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, तो मेनली अगर हम कहें कि इन्होंने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि एक बौद्धिक प्रक्रिया है और ये एक संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये चीज जो कही थी वो जो है पियाजे ने कही कि संप्रत्यय यानी कि जो एक कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग होती है उस पर आधारित है। ये एक कोई यंत्र के हिसाब से नहीं कि उनको रटा दिया जाए और वो जब तक ये रटाया जाए तभी रटने के बाद ही उनको याद रहे, जब तक कि वो अपनी बौद्धिक जो प्रक्रिया है, जो बौद्धिक क्षमता है उनका यूज नहीं करेंगे तब तक कि वो आगे उनकी जो क्षमता है, मतलब आगे जो कठिन चीजें उनके सामने आ रही हैं उनको एक्सेप्ट करने की जो उनके अंदर क्षमता है, ठीक है, उनकी जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग है, तो ये जो है वो तभी विकसित होगी। ठीक, तो मतलब ये यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है। इसके आधार पर फिर देखिए पियाजे ने अपने सिद्धांत में निम्नलिखित पदों पर विशेष बल दिए। यहाँ पे जो ये पद हैं ये छोटे छोटे स्टेप में भी करके कभी कभी क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं। तो ये स्टेप, ये जो पद हैं इनको ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसमें दो ऐसे आएंगे जो लास्ट इसका पॉइंट है, स्कीम और स्कीमा का। ठीक है, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहला है अनुकूलन, अडेप्टेशन की बात की गई है। ठीक है, अडेप्टेशन जो है, ठीक है, ये ऐसे हम कह सकते हैं कि जैसे इसमें देखिएगा लास्ट स्टेप देखिए, स्कीम्स और स्कीमा से अगर हम समझे तो इसे आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो ये पहले देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें इन्होंने रखी हैं। पद जो इनके हैं, एक तो अनुकूलन एडेप्टेशन है, फिर साम्य धारणा है, इक्विलिब्रियम, संरक्षण है कंजर्वेशन, संज्ञानात्मक संरचना कॉग्निटिव स्ट्रक्चर, मानसिक क्रिया मेंटल ऑपरेशन है, और इसके बाद स्कीम्स है। ठीक है, फिर स्कीमा है, फिर विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रिंग। तो अब यहाँ पे हम स्कीम्स और स्कीमा से ही आगे चलते हैं। सबसे पहली बात, पहला स्टेप अगर हम कहें कि स्कीम, ठीक है, अब ये जो स्कीम होती है ये क्या होती है, बहुत ये जो डेली वर्किंग जो भी हम लोग रोज का जो काम करते हैं, ठीक है, इसमें जो भी चीजें हमारे माइंड में छपती जाती है, एक तरीके से यही कहें कि जैसे सो के उठना, ये भी एक इमेज बन गई। ठीक है, इसके बाद अब हमारे माइंड में ये बना है कि सो के उठेंगे और उठने के बाद फौरन से हम ब्रश करेंगे या फिर वॉशरूम यूज करेंगे। ठीक है, तो वॉशरूम जाएंगे, इसके बाद ब्रश करेंगे, फिर ब्रश करने के बाद फिर उसके मुंह धुलेंगे, फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए तैयार होंगे, मतलब ब्रेकफास्ट करेंगे अगर स्कूल जाना है तो स्कूल के लिए, तो बैग अगर हमें स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल के लिए बैग सेट करना है तो कौन सी बुक्स रखनी है, ये सारी चीजें। तो ये क्या है, ये स्टेप बाय स्टेप ये सारी स्कीम्स हैं। ठीक है, कि हम उठेंगे उसके बाद क्या क्या करेंगे। अब ये जो स्कीम्स हैं, पूरे दिन का जो भी वर्किंग था वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्कीम्स बन गई। ये सारी स्कीम एक साथ जोड़ करके क्या बनती हैं, स्कीमा बनती हैं। ठीक है, अब यही जो स्कीमा है ये पूरा एक संगठन है, डेली वर्किंग की जो स्कीम्स जो बनी थी उनका ग्रुप है। ठीक है, अब इनका जो डिसेंट मतलब कि यहाँ पे जो ये स्कीमा है इसका, इसमें क्या होगा कि कुछ स्टेप्स इसमें जुड़ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले आता है अनुकूलन, वही अडेप्टेशन जो स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग ने देखा था, और उसके बाद है संगठन, एक आता है दूसरा स्टेप ऑर्गेनाइजेशन आता है। कि अगर हमें कोई भी चीज़ अगर हमें करनी है, मान लीजिए जरूरी नहीं है कि हम रात में जो चीज़ सोच करके सोए
ठीक है, वैसे ही चीज़ें मॉर्निंग में हो जाए, ऐसा नहीं है। तो ये तो डिपेंड करता है कि मॉर्निंग का अगला जो दिन है वो कैसा जाने वाला है। ठीक है, अगर मान लीजिए वो अनुकूल गया था तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर कुछ ऐसी सिचुएशंस हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो उसी के ही अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अडेप्ट करना है अपने आप को, उस दिन के अकॉर्डिंग, उसकी माहौल के अकॉर्डिंग हमें अडेप्ट करना है। ठीक है, तो वहां पे अडेप्टेशन आ जाएगा। अडेप्टेशन में ही दो स्टेप आते हैं, एक आता है आत्मसातीकरण, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं, ये अडेप्टेशन के अंदर ही आता है। आत्मसातीकरण और जो अकोमोडेशन, समायोजन जो होता है, ये दोनों स्टेप अलग अलग पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें यहाँ पे बताए नहीं गए हैं, लेकिन ये चीज़ आप ध्यान दीजिए कि जो ये आत्मसातीकरण है और जो समायोजन है, अकोमोडेशन, ये दोनों ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसमें देखिए, जैसे अगर अडेप्टेशन की हम बात करें, ठीक है, तो इसमें जब आत्मसातीकरण आता है, एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण आता है। ठीक है, अडेप्टेशन वही हमने बताया कि अगर प्रतिकूल परिस्थितियाँ आ जाएँ तो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कैसे ढालेंगे, ठीक है, कैसे सामंजस्य स्थापित करेंगे। तो एसिमिलेशन जब होगा तो इसमें क्या करना है, पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना है। अब मान लीजिए कोई ऐसा एक्सपीरियंस करना हुआ, जैसे हम स्कूल गए, स्कूल में अचानक कोई कैंपिंग हो गई। ठीक है, तो कैंपिंग में कोई कंपटीशन के लिए कुछ लोग आ गए और वो किसी को पता भी नहीं था, सरप्राइजली मतलब हो गया वो सारी चीज़ें, या कोई सरप्राइज टेस्ट हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए टेस्ट हो रहा है तो हमें उसको अटेंड तो करना ही होगा, तो वो तो हमारे लिए मतलब नई चीज़ हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे एसिमुलेशन का काम करेंगे कि हो सकता है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे पहले हम लोगों ने जो चीज़ पढ़ रखी होगी उससे रिलेटेड होगी, तो वहाँ पे एसिमुलेशन का काम करेंगे, आत्मसातीकरण करेंगे, अपना जो पुराना पूर्व जो ज्ञान है जो भी अर्जित किया होगा उससे उसको जोड़ने का काम करेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है समायोजन, जिसे अकोमोडेशन कहते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, अब ये जो पूर्व ज्ञान या जो सूचना है वो जो हमारे पास है, अब उसी में ही हम चेंज करके नयापन उसमें दे देंगे। ठीक है, नया ज्ञान जो भी इसमें है उसको जोड़ करके अपना, अगर मान लीजिए टेस्ट है तो टेस्ट को क्रिएट कर लेंगे, उसको मतलब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, या अगर कोई टास्क दिया गया तो टास्क को कंप्लीट कर लेंगे। तो ये दोनों ही एडेप्टेशन को कंप्लीट करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब एडेप्टेशन की जब बात हो जाती है, ठीक है, तब यही है, साम्य धारण की बात करें, इक्विलिब्रियम की, मतलब ये एडेप्टेशन पूरी तरीके से, अब ये असिमुलेशन और अकोमोडेशन की कंडीशन जब क्रिएट हो जाती है तो उसके बाद बैलेंस की कंडीशन आ जाती है। अब ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन आ गई। ठीक है, तो मतलब अब मेंटली जो डिस्टर्बेंस था वो अब बैलेंस हो गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ बताया गया संज्ञानात्मक संरचना, जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, इसमें जो वो है, तो संज्ञानात्मक का अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर की बात करें तो पियाजे हमेशा यही कहते हैं कि जो बच्चा होता है, ठीक है, वो जन्म से एक वैज्ञानिक होता है। क्योंकि आपने देखा होगा छोटे बच्चे हैं, उन्हें तो कुछ नहीं सिखाया जाता है, उनकी माइंड भी इतना नहीं होता है कि अगर हम उनको ये बताएं कि ये चीज़ है, कुछ नहीं। लेकिन अगर हम उन्हें कोई चीज़ ऐसी दे दें, टूटी फूटी कोई चीज़ दे दें, तो वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको किसी भी, मतलब उसमें लगे रहते हैं कि उसमें जोड़ तोड़ करने में कुछ ना कुछ। ठीक है, तो वही इन्होंने कहा कि जो बच्चे होते हैं वो छोटे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं। तो ये चीज़ इन्होंने किस बेस पे की, ये जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है या कॉग्निशन जो होती है, संज्ञान जो होता है, इसके आधार पर इन्होंने ये कहा कि वो सूचनाएं या जानकारी जो होती हैं उनको भौतिक वातावरण से इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है मेंटल ऑपरेशन पे। अब कोई जो मंद बुद्धि बच्चा है वो थोड़ी ना ये सारी चीज़ें कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कि बच्चे के अंदर किस तरीके की मानसिकता है। ठीक है, क्रिएटिवनेस अगर है तो वो ये चीज़ कर पाएगा, या कौन सा बच्चा किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, ये भी डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन आता है वो ये आता है कि संज्ञानात्मक विकास जो है, इनको जो पियाजे हैं इन्होंने मुख्य रूप से 4 कालों में विभाजित किया गया है। हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये जो 4 काल हैं ये हमेशा पूछे जाते हैं। तो अब इसमें जो मेन जो पॉइंट होगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करें तो पहली इनकी जो स्थिति, इनकी 4 स्टेज हैं। ठीक है, 4 जो है इनकी स्टेजेस दी गई हैं। तो इनमें देखिए सबसे पहले बोला गया है संवेदी पेशी अवस्था। ठीक है, जिसको जो है ये जो संवेदी पेशी अवस्था है इसको सेंसरी मसल स्टेट भी कहा जाता है, सेंसरी मोटर वाली सेंसरी मसल स्टेट कहा जाता है। ठीक है, इसकी एज देख लेते हैं। ये जो संवेदी गामक जो अवस्था है, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज, इसे कहा जाता है, ये जन्म से, मतलब कह सकते हैं 0 से 2 वर्ष तक होती है, 2 वर्ष तक ये चलती है। ठीक है, 0 से 2 वर्ष तक ये चलती है। अब इसमें मतलब ये जो, अच्छा देखिए, ये जो संवेदी पेशी अवस्था है इसको इंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, जहाँ पे जो
सेंसेस होते हैं, जो प्राइमरी सेंसेस होते हैं बच्चे के, उनकी यहाँ पे बात की जाती है। क्योंकि अभी क्या है, मूल जो प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो है मूल जो इंद्रिय अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, वही डेवलप होती हैं। तो यहाँ पे 2 वर्ष के बच्चे की बात की जा रही है। तो ये जो 2 वर्ष का जो बच्चा होता है, ये अगर अपनी कोई भी मानसिक विकास वाली कोई भी काम ये करेगा, ठीक है, ये वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अपना जो भी सोच विचार कर रहा होगा वो उसमें इंद्रियों का सहारा लेता है। अपनी जो इंद्रियां होती हैं, सेंसेशंस जो होते हैं, वो आंखों से जो देख रहा है, जो कानों से सुन रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो इंद्रियों के द्वारा ही ये मेनली यहाँ पे जो सोचता है, ठीक है, जो भी इसका मानसिक विकास होगा वो इंद्रियों के आधार पर होगा। अब वो उन इंद्रियों से बाहर की जो दुनिया है, उनसे वो क्या चीज़ सीख रहा है, ठीक है, उसका कोई जो है अस्तित्व, मतलब कह सकते हैं कि बाहर की दुनिया, क्योंकि वो उसकी अपनी खुद की है, वो प्राइमरी जो उसकी स्किल्स होती हैं उनकी बात की जाए तो बाहर की दुनिया का उसके कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब जैसे इसमें काम वो क्या क्या कर सकता है, जैसे उसकी जो अपनी खुद की चीज़, जैसे मान लीजिए बच्चा पैदा होता है, तब तो उसको कुछ नहीं पता होता है ना, जब स्टार्टिंग में जो वो पैदा होता है, लेकिन उसके पास कुछ कुछ जो सेंसेशन होते हैं जो उसकी नेचुरली उसके पास होते हैं, जैसे रोना, भूख लगने पर रोना, ठीक है, या मतलब कि हाथ पैर हिलाना, जब उसकी चाहे वो बॉडी पेन हो रहा हो या किसी भी वजह से हाथ पैर हिलाता है, रोता है, ठीक है। और इसके अलावा जो है मतलब जब थोड़ी सी और एज बढ़ती है तो धीरे धीरे ये स्टेप आते हैं, तो अंगूठे को चूसना, वही भूख लगने पर या अंगूठे को चूसना या चीज़ों को अपने मुंह में डालना, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ये क्या होती हैं कि ये स्टार्टिंग में इनकी होती, तभी ये कहा जाता है कि जो बच्चा होता है वो ईगो सेंट्रिक होता है, उससे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। जब उसको भूख लगी तो रो लिया, और पेरेंट्स जो थे, इनकी माँ जो थी, वो समझ जाती हैं, बस उनको खाने की चीज़ें मिल गई, फिर वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो संवेदी जो अवस्था है या इंद्रिय अवस्था है, ये एक तरीके से अहम केंद्रित भी होती हैं। 3 वर्ष तक, वही 2 वर्ष इसमें रखा गया, तो 3 वर्ष तक लगभग ये चलती रहती है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे स्टेप दिए गए, जैसे सहज क्रियाओं की अवस्था इसको बोला गया है। ये जो संवेदी पेशी अवस्था या इंद्रिय अवस्था या इसी को ही कहा जाता है कि सेंसरी मसल्स स्टेट, ठीक है। इनको कुछ और भी टर्म्स यहाँ पे दिए गए हैं, इनके आधार पर भी इनको कह सकते हैं। सहज क्रियाओं की अवस्था कहा जाता है। सर्कुलर जो मतलब स्टेज ऑफ रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज़ इसको बोला जाता है ना, जैसे भूख लगी रोने लग गए, तो ये रिफ्लेक्स एक्शन दिया जा रहा है एक तरीके से, ठीक है। मान लीजिए छोटे बच्चों को अगर कोई मार रहा है तो वो पहला स्टेप यही लेगा कि अगर उसको दर्द हुआ तो रोने लगेगा, ठीक है, या किसी ने डराया तो रोने लगेगा। प्रमुख वृत्तीय अनुक्रियाओं की अवस्था, अब ये जो सर्कुलर रिएक्शन मतलब एक तरीके से होती है, इनकी जो कोऑर्डिनेशन माहौल से धीरे धीरे बनने लग जाता है कि अनजान लोग को अगर देखेगा तो रोने लगेगा, अब जान पहचान वाले जो है मतलब वही समाज से जैसे इंटरेक्शन उसका बनने लग जाता है। गौड़ वृत्तीय यानी क्रियाओं की अवस्था, गौड़ स्कीमेटा स्कीम्स अब उसके अंदर भी बनने लग जाएंगी, ठीक है। तो ये जो इनकी जो स्कीम्स बनने वाली जो कोऑर्डिनेशन अब इनका जो तैयार हो रहा है, ठीक है, इसकी भी यहाँ पे बात होगी। तो यहाँ पे मेनली हमें क्या देखना है, जो चीज़ हम लोग को स्टोरी के बेस पे हमें पता चले कि किस किस पे इनका जो है वर्क देखने को मिलता है। दूसरा कि ये जो संवेदी पेशी अवस्था है, ये पहली इनकी स्टेज है जो कि 0 से लेकर के 2 वर्ष तक रहती है, ठीक है। सेकंड है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ठीक है। तो ये जो सेकंड है, इनकी ये जो अवस्था जिसे बोलते हैं प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, ये जो सेकंड वाली है इसको बोलते हैं प्रोपरेशनल स्टेज, ठीक है, प्रोपरेशनल स्टेज ये होती है, ठीक है। तो ये वाली जो स्टेज होती है, इसमें अगर एज की बात करें तो ये 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक ये रहती है। अब क्या होता है कि 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष की अगर बात करें तो अब बच्चा जो होता है वो चीज़ें समझने लगता है, ठीक है, उनको फिक्स करने लगता है, जो चीज़ें उसके सामने आ रही हैं, कौन उसके साथ अच्छे से बात कर रहा है, कौन अच्छे से बात नहीं कर रहा है, तो वस्तुओं का स्थायित्व उसके सामने बन जाता है। अगर हम उसको ये सिखाएं कि जो ए फॉर एप्पल होता है, ठीक है, तो ए फॉर एप्पल होता है, ये उसके दिमाग में ये चीज़ बन गई है कि ए फॉर कैट नहीं हो सकती, तो स्थायित्व धीरे धीरे वस्तु स्थायित्व उसके सामने मतलब उसके माइंड में बनने लग जाता है। पहली चीज़ तो ये चीज़ होने लगती है। उसके बाद अब ये क्या करता है कि वो तुलना और समानता ये चीज़ें भी करने लग जाता है कि कौन सी चीज़ उसकी अच्छी है, या फिर उसके सामने अगर कोई जो है खिलौना अगर दिया जाए तो वो कोशिश करता है कि अच्छी चीज़ें लेने का, ठीक है। और साथ ही साथ अगर उसको नहीं, बच्चों को कहा जाता है छोटे वैज्ञानिक बोला जाता है, तभी इसी एज में ही अगर उनको कोई टूटी फूटी चीज़ या खिलौना अगर दे दिया जाए तो वो 100% वो ये करेगा कि इसके छोटे छोटे टुकड़े तो उनके पीसेस अलग अलग करने की कोशिश करेगा, मतलब उनके जो पार्ट्स हैं
उनको अलग करने की कोशिश करेगा। तो ये इनके अंदर एक वैज्ञानिक वाले जो गुण हैं उनको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ एक है। ये कब देखने को मिलता है? जो प्राक संक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष की होती है, इसमें मेनली देखने को मिलता है। अब इसमें बच्चा जो होता है वो, क्योंकि ये जो स्टेज होती है वो शिशुअवस्था के अंतर्गत भी आती है, इस वजह से ये बहुत जल्दी सीखने की अवस्था होती है। तो इसमें बच्चा बहुत तीव्र गति से सीखता भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सीखने के उसमें कुछ ऐसी जो समस्याएं हैं वो भी क्रिएट होती हैं। अब जैसे जीववाद वाली जो समस्या है, जिसे एमिनिज्म बोला जाता है, वो भी इसी अवस्था में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आत्म केंद्रितता, जो ईगोसेंट्रिक होता है, बच्चा जब छोटा होता है 2 से 7 वर्ष में, स्टार्टिंग की एज में जो होता है, तो उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो अपने काम में ही बिजी रहता है, वो चाहे वो गुनगुनाए या कुछ भी करे। ठीक है। तो ये जो इसके अंदर जो ये वाली जो मतलब हैबिट होती है वो क्रिएट होती है। दूसरा, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे जो होते हैं जब उन्हें चोट लग जाती है तो अक्सर जो है वो बड़े से अपने जो माँ बाप होते हैं उनसे कहते हैं कि इसे मारो। जैसे मान लीजिए मेज़ से उसको चोट लग गई, तो ये जीववाद वाला जो उसके अंदर जो होता है ये भी हैबिट आने लग जाती है। ठीक है, पलटावी की समस्या का जो बात कही जाती है वो इसी के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, प्राक संक्रियात्मक जो अवधि होती है इसी के अंदर ही जो है पलटावी की समस्या आती है। मतलब कह सकते हैं कि जो बच्चा होता है वो 2 से 7 वर्ष की जो स्टेज होती है वहाँ तक कि वो जो कुछ भी सीख रहा होता है, अगर वो अपने मतलब जो भी आइडियाज़ उसके पास आ रहे हैं या उसको जो कोई भी सिखाता चला जा रहा है, वो सेम कंडीशन में उसकी स्कीम्स बनती चली जाती हैं। लेकिन अगर वो चाहे कि वो खुद से इसको चेंज कर ले, जैसे मान लीजिए उसके अंदर अभी हैबिट है कि कोई भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उनको रट करके याद करने की। ठीक है, अगर ये कहें कि तुम अपने से कोशिश करो कि इसे समझने की कोशिश करो, तो वो अपने से वो चीज़ नहीं कर सकता, उसे मतलब बाहर से हेल्प की चाहिए। तो ये पलटावी की जो समस्या है वो उसके अंदर बनी रहती है। ठीक है, उसे अगर कोई चीज़ समझना है या कोई चीज़ अपनी चेंज करनी है तो उसे दूसरे की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ये थी प्राक संक्रियात्मक अवस्था। इसके बाद आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो प्रीपरेशनल जो स्टेज थी वो हो गई। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो होती है ये 7 से 11 वर्ष तक की होती है। ठीक है, इसकी स्टेज में जो एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है इसको ठोस अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड उसमें फॉर्म होती है, क्योंकि जो भी चीज़ जो बच्चा चिंतन कर रहा होता है उसमें उसका दृढ़ संकल्प होता है कि अगर उसने कोई चीज़ देखी है या कोई चीज़ उसने पढ़ी है तो उसके बारे में उसको वो श्योर रहता है। ठीक है, तो और इसमें जो है चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, उसको तर्क वितर्क करने की बहुत ज़्यादा उसकी हैबिट बनी रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो उसके अंतर्गत अगर बच्चा जो है वो क्या करेगा, अब उसमें वो फोकस करने लगता है, लंबाई, भार, ये सारी जो चीज़ें होती हैं इन पर ज़्यादा उसका ध्यान जाने लग जाता है। और ख़ासकर जो सबसे ज़्यादा नहीं, जिज्ञासा जो उत्पन्न होती है, तो जिज्ञासा देखने में इसमें बहुत देखने को मिलती है। इसीलिए जब 7 से 11 वर्ष की जो एज होती है इसमें जो बच्चे होते हैं उनको खेल के प्रति बहुत ज़्यादा उनको जो है इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो कि खेल में जो ओलंपिक वाले हैं या मतलब जितने भी जो खेल से संबंधित जितनी भी क्रिया होती हैं उनमें उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड भी रहते हैं कि हम इसमें पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो ये किस में आता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होती है इसमें देखा जाए तो ठोस अवस्था इसलिए भी कही जाती है क्योंकि उनकी जो मसल्स होती हैं वो भी ठोस हो जाती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बाल्यावस्था जो होती है इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो रुक जाता है और जितना डेवलपमेंट शैशवावस्था में हुआ रहता है बस वो मजबूती जो है लेता है। ठीक है, अब वो ठोस फॉर्म में आ रहा है, वो चाहे वो मसल्स का हो जाए चाहे वो मेंटली हो जाए, मतलब कि ओवरऑल अब वो उसमें ठोसनेस आ रही है। ठीक है, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद लास्ट आता है औपचारिक संक्रिया की अवस्था। इसे कहा जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है। ये होती है 11 वर्ष से लेकर के 21 वर्ष तक ये चलती है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तो ये अंतिम अवस्था है। तो ये वाली जो अवस्था है औपचारिक अवस्था, चूंकि ये लास्ट स्टेज है तो अब यहाँ तक कि जो इसका छोटे छोटे टुकड़ों में इसका जो स्कीमा बन रहा था वो यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब उसकी पूरी जो लाइफ एक्सपीरियंस जो होता है वो एक मतलब कंप्लीट एक स्कीम के फॉर्म में तैयार हो चुका होता है। अब यहाँ से वो अपने से खुद की कोशिश से वो तर्क वितर्क करना या चिंतन करना किसी भी चीज़ को लेकर के, या खुद से ही बिना किसी की हेल्प के कल्पना कर सकता है, किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकता है। ये सारी चीज़ें करने के बाद अपने आप को एक रोल प्ले में, मतलब एक किसी भी, जैसे नहीं छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत सारे
जो नाटक वगैरह जो होते हैं उसमें रोल भी प्ले करते हैं, अलग अलग जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं इनमें पार्टिसिपेशन, अलग अलग फंक्शंस में पार्टिसिपेशन करना, ये सारी चीज़ें डेवलप होने लग जाती है बच्चे के अंदर। ठीक है, तो ये जो 4 स्टेजेस थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये जो पियाजे के सिद्धांत थे इनकी विशेषताएं क्या हैं। तो पहला तो यही है कि सीखना एक क्रमिक एवं आरोही प्रक्रिया है। मतलब इनका ये कहना था कि अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो वो क्या है, स्टार्टिंग से करेगा। मतलब पहले छोटे से बड़े की तरफ जाएगा, छोटे छोटे सीखते सीखते फिर बड़ा। वही बात है ना कि स्कीम्स जो हैं वो बनती जाएंगी और उसके बाद लास्ट में जाके वो पूरा एक संगठन बन करके तैयार होगा, जिसको बोला जाएगा, मतलब स्कीमास जो होती हैं वो स्कीम्स बन करके तैयार हो जाएंगी। ठीक है, पियाजे के अनुसार सीखने का पर्यावरण और क्रिया मूल आवश्यकता है। ठीक है, मतलब सीखना अगर है तो इसके लिए इन्वायरमेंट और जो क्रिया की जा रही है ये दोनों ही मूल आवश्यकताओं के फॉर्म में होते हैं। क्योंकि बच्चा आगे अगर सीख रहा है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है वातावरण। इसके बाद है बालक के अमूर्त चिंतन पर उसकी शिक्षा का प्रभाव पड़ता है। जो भी अगर उसको शिक्षा प्रोवाइड की जा रही है तो वो डिपेंड, इसीलिए जो यहाँ पे टीचर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अमूर्त चिंतन वो करे। ठीक है, मतलब जो चीज़ उसके सामने नहीं, अमूर्त चिंतन में यही चीज़ तो होती है कि वो अपने मन में चिंतन कर रहा है, उसके सामने वो ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, उसे वो खुद क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, तो ये चीज़ हो जाएगी। इसके बाद है जो प्याजे हैं इनके अनुसार औपचारिक संक्रिया जो अवस्था होती है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, इसके बाद बालक की संपूर्ण बौद्धिक शक्ति का विकास हो जाता है। इनका ये मानना है कि ये जो अवस्था जब कंप्लीट होती है तो बालक कंप्लीट तरीके से उसका जो मानसिक जो है विकास है वो पूरी तरीके से हो चुका होता है। ठीक है, अब वो अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनका तर्क वितर्क करके उनका सोल्यूशन ढूंढ सकता है। तो ये थी विशेषताएं। अब इसमें एक दो पॉइंट और हैं, ये भी देख लेते हैं। बच्चों में चिंतन एवं खोज करने की शक्ति और जैविक परिपक्वता अनुभव, इन दोनों की अंतरक्रिया पर निर्भर करता है। मतलब जो बच्चे चिंतन या खोज कर रहे हैं किसी भी चीज़ पर, ठीक है, वो किस पे आएगा, जैविक परिपक्वता और अनुभव, इन दोनों की जो अंतरक्रिया है इस पर डिपेंड करेगा। मतलब उन्होंने जो अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उस पर, और जो भी चीज़ उन्होंने देखी है, जो भी इनके अंदर मेच्योरिटी आई है, इस पर डिपेंड करता है। इन दोनों की, ये दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी वो चिंतन या कोई भी और चीज़ सीख सकता है या खोज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर शिक्षा में उपयोग की बात करें तो पियाजे भी कहते हैं कि उनके अनुसार भी करके सीखने पर बल देना चाहिए, स्वक्रिया द्वारा सीखने पर बल दिया जाए, अनुकरण व खेल को महत्व दिया जाए। ठीक है, दंड नहीं देना चाहिए, बच्चों को दंड नहीं देना चाहिए, उनको ऐसी चीज़ें, उनकी मानसिकता के आधार पर उन्हें ऐसी चीज़ें प्रोवाइड किया जाए कि वो उसे सॉल्व करके अपने मेंटल डेवलपमेंट को, मतलब अपनी मेंटली जो है वो आगे बढ़ सकें। दंड देने का कोई मतलब नहीं है। संज्ञानात्मक विकास के अनुसार विभिन्न श्रेणियों को विभाजित किया जाए। वही बात है कि उनके जो मेंटल एबिलिटी है उसके आधार पर उनको काम दिया जाए। इसके अलावा यहाँ पे है बुद्धि परीक्षण निर्माण में व्यवहारिक रूप से में प्रयोग से संबंधित क्रियाओं का उपयोग करना चाहिए। यानी कि यहाँ पे बुद्धि परीक्षण की अगर बात करें, ठीक है, तो व्यवहारिक रूप से क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि बालक का जो कि मतलब किस मानसिक स्थिति का है वो। ठीक है, बुद्धि परीक्षण अगर हो रहा है तो उसमें कई सारे टास्क दिए जाते हैं, तो उसी आधार पर उसको टास्क दिया जाए। ठीक है, फिर इनके इस सिद्धांत के अनुसार अगर देखें कि जो चालक यानी ड्राइव्स हैं और जो अभिप्रेरण, जो मोटिवेशंस हैं, ये अधिगम एवं विकास के लिए आवश्यक है। मतलब कहने का है कि अगर अधिगम, कोई भी चीज़ हमें सीखनी है, लर्न करनी है और इसमें डेवलपमेंट की जो है रास्ते पर हमें चलना है, तो हमारे पास एक चालक और एक मोटिवेशन, काम करने वाला और जो मोटिवेशन है, ये दोनों ही ज़रूरी है। कोई भी काम अगर हमें सीखना है तो हमारे पास मोटिवेशन होनी चाहिए। उसके साथ साथ अगर हम एक्टिव नहीं होंगे तो भी वो चीज़ नहीं हो पाएगी। ठीक है, मान लीजिए हम सो करके सोच रहे हैं, हमारे अंदर मोटिवेशन भरा पड़ा है लेकिन हम सो रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। तो फिर पियाजे के अनुसार सीखना बालक के स्वयं और उसके पर्यावरण से अंतःक्रिया के फलस्वरूप होता है। कि कोई बालक अगर वो सीख रहा है तो या तो वो स्वयं करेगा या फिर उसका स्वयं का, खुद का, और जो इन्वायरमेंट है उसके प्रति जो इंटरेक्शन होगा उसी से वो सीख सकता है। ठीक है, वही है कि उसी से ही वो अपना जो भी अनुभव करेगा। अब उसमें डिपेंड करेगा कि वो अपनी मानसिक क्षमता के आधार पर वो अच्छे और बुरे में फ़र्क करके जो उसके लिए बेनिफिट हो उसको लेकर के आगे बढ़े। पियाजे के सिद्धांत का शिक्षा में बहुत महत्व है। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग वाइगोत्स्की। तो चलिए देखते हैं वाइगोत्स्की क्या कह रहे हैं।
कि इनका जो सिद्धांत है उसमें लेव वाइगोत्स्की 1896 से 1934 इनकी टाइम ड्यूरेशन है। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रिया पर अधिक बल दिया। इन्होंने कहा कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, मानसिक विकास अगर हो रहा है, ठीक है, तो उसमें समाज का जो इंटरेक्शन है, समाज का जो इंटरफेयर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, सामाजिक अंतःक्रिया पर इन्होंने अधिक बल दिया और कहा कि समुदाय का सीखने में बहुत महत्व है। ये जो समुदाय है वो किसी भी बच्चे को सीखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे यही यहाँ पे अगर इनके अकॉर्डिंग कहा जाए तो ये कहा जाता है कि बच्चा जब उसकी बहुत तीव्र गति से सीखने की एज होती है तब उसे समाज में जाने देना चाहिए। तभी इसलिए कि बच्चों को छोटी शैशवावस्था में ही उनको एडमिशन करा देना चाहिए स्कूल्स में, ताकि वो वहाँ जाएँ, अलग अलग लोगों से मिलें, उनकी जो क्लासमेट हैं वो अलग अलग मेंटालिटी के होंगे, उनसे मिलें। ठीक है उनके बिहेवियर में थोड़ा बहुत चेंज आएगा। तो वही बात है कि समाज में उठना बैठना। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि उनकी फैमिली का जो माहौल है वो कैसा है। सामाजिक सीखने, सोशल लर्निंग की जो प्रक्रिया है वो विकास के पहले ही आरंभ हो जाती है। ठीक है, तो ये जो समाज से जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो विकास में स्टार्टिंग से ही, जैसे ही वो कह सकते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद वो बच्चा अपने घर वाले, अपनी माँ को छोड़ करके बाकी सबको जो पहचानने लगता है, ठीक है, तभी से ही उसका सामाजिक जो विकास है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखें, अब यहाँ पे है सामाजिक प्रक्रिया की अगर बात करें, चाहे उनकी हाई मेंटल प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो देखिए संस्कृति संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। तो ये जो कल्चर होता है ना, ये भी संज्ञानात्मक विकास जो है इसको एक दिशा प्रोवाइड करता है। अब ये देखिए कि जैसे मान लीजिए कल्चर की बात करें तो हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब घर का माहौल अगर पॉजिटिव है, सब पॉजिटिव थिंकर हैं, मतलब फील्ड में, कि अब चाहे वो एजुकेशन की फील्ड हो या किसी भी अच्छी फील्ड में है, तो क्या होगा कि उसका जो इफ़ेक्ट है वो उनके घर में जो छोटे बच्चे हैं जिनकी अभी डेवलपमेंट की स्टेज है उन पर बहुत, उनके संज्ञान पर बहुत इफेक्ट डालेगा वो। ठीक है, तो इस वजह से जो संस्कृति है इसका इफेक्ट काफ़ी पड़ता है। इसकी बात है संज्ञानात्मक विकास जो है इसमें सामाजिक कारक का बहुत महत्व है। तो समाज में जब हम लोग उठते बैठते हैं तो उनके जो भी चीज़ें जो है हमारे बिहेवियर में जो इफ़ेक्ट डालती हैं, तो इसमें भी संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारक का भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। सबसे ज़्यादा इन्होंने ध्यान दिया था भाषा पर। तो भाषा पर बल जो इन्होंने दिया, भाषा का अगर विकास करें तो संज्ञानात्मक विकास के लिए भाषा पर इन्होंने पूरा फोकस दिया कि भाषा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है अपने आइडियाज़ को दूसरों के साथ शेयर करने में। ठीक है, तर्क करना, चिंतन करना आदि ये सभी सांस्कृतिक कारकों को मदद करते हैं। तो ये सारे जो है जो संस्कृति से रिलेटेड हैं, ठीक है, कल्चर से रिलेटेड हैं, उनमें ये हेल्प करते हैं। सीखने में शिक्षक का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इसके बाद जो बच्चा जो होता है वो अगर समाज में कहीं उसका सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन होता है तो वो टीचर से होता है। ठीक है, वो ज़्यादा अपनी जो ज़्यादातर अपना जो टाइम है वो आधे से ज़्यादा तो दिन का टाइम वो कॉलेज में ही निकालता है। ज्ञान की भी सामाजिक संदर्भ में होता है। तो ये जो ज्ञान, जो नॉलेज मिल रही है वो भी समाज में ही उठने बैठने से मिलेगी। इसके अलावा वाइगोत्स्की कहते हैं कि जो बच्चे होते हैं वो अपने ज्ञान का सृजन करते हैं। तो बच्चे जो होते हैं वो खुद अपने ज्ञान का जो है सृजन करते हैं। ठीक है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं कर सकते हैं। अगर हम ये कहें कि डेवलपमेंट अगर बच्चे का करना है तो उसके लिए समाज इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि समाज की वही बात कह रहे हैं ना कि समाज का इंटरेक्शन, बच्चा जैसे ही उसकी जो स्टार्टिंग में उसकी जो आई कांटेक्ट स्थिर होने लगता है, उसके बाद जो वो समझने लगता है कि उसके आसपास कौन है, क्या है, तभी से ही उसका सामाजिक विकास स्टार्ट हो जाता है। जब वो अनुकरण करने की उसके अंदर एबिलिटी आने लग जाती है, उसके बाद तो वो फिर और भी ज़्यादा समाज से इंटरेक्शन उसका होने लग जाता है। ठीक है, इसके अलावा है कि सामाजिक वातावरण सीखने में सहायता करता है। वही है, वो चाहे वो घर का माहौल हो, चाहे अपने जो एरिया है जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ का माहौल हो, कम्युनिटी का माहौल हो। ठीक है, बच्चे की जो भाषा होती है, अब यहाँ पे देखिए वाइगोत्स्की महोदय ने सीखने में सामाजिक सांस्कृतिक जो वातावरण है इसको बहुत महत्व दिया है। इन्होंने जो सबसे ज़्यादा फोकस दिया है वो दिया है भाषा को। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे देखिएगा, वाइगोत्स्की की जब थ्योरी पढ़ी जाती है तो इसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में भी पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग के बारे में। ठीक है, इसमें लिखा ही नहीं रहा, चलिए ठीक है, ऐसे सुन लीजिए। स्कैफोल्डिंग की बात जब इन्होंने कही
तो इन्होंने लैंग्वेज की बात, इन्होंने सबसे ज़्यादा जो इन्होंने फोकस किया है वो लैंग्वेज पे फोकस किया है। इनका ये कहना है कि जो बच्चा जब पैदा होता है, ठीक है, जैसे ही वो जन्म लेता है तो जन्म से ही उसकी भाषा का विकास होने लग जाता है। उस समय वो जो भी वो बोल रहा होता है, क्योंकि वो कंटिन्यू कुछ ना कुछ वो बोलता ही रहता है, तो जो वो बोल रहा होता है तो वो हमें समझ में नहीं आता है, लेकिन वो भी उसकी एक अपनी खुद की लैंग्वेज होती है जिससे वो अपना खुद बात करता है। तो ऐसी लैंग्वेज को इन्होंने, जो वाइगोत्स्की थे, इन्होंने प्राइवेट स्पीच या आत्मवाक कहा, ठीक है, जो बच्चा अपने आप में मतलब अपने से जो बोलता रहता है। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे वो समाज में उसका उठना बैठना होता है, उसकी भाषा अब क्या है, उसके विचारों के आदान प्रदान के फॉर्म में हो गई है उसकी भाषा, ठीक है। तब उसमें क्या होता है कि अब उसकी जो समाज में उसकी जो डेवलपमेंट है उससे उसे हेल्प मिलती है। ये जो हेल्प मिलती है यही क्या है, अब उसकी भाषा का जो उसको एक स्वरूप प्रदान किया जा रहा है ना समाज के द्वारा, तो ये जो समाज के द्वारा स्वरूप प्रदान किया जा रहा है उसके लिए जो उसको हेल्प मिल रही है, हेल्प के द्वारा ही तो वो जो है उसको मतलब उसको स्वरूप मिल रहा होगा। तो इसी को ही आधारभूत सहारा या फिर इसके फोल्डिंग कहा जाता है। सीधी लैंग्वेज में ये कहें कि अगर कोई बच्चा साइकिल चलाना स्टार्ट कर रहा है तो स्टार्टिंग में वो साइकिल को पकड़ के मतलब उस पर अपने आप को स्टेबल नहीं रख पाता है, लेकिन क्या होता है कि जब स्टार्टिंग में कोई ना कोई, अब चाहे पेरेंट्स में पापा मम्मी में से कोई भी मतलब उनको अगर सिखा रहे हैं तो वो पहले उनकी हेल्प करते हैं, उनको सहारा देते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे वो अपनी बॉडी बैलेंस साइकिल पे कर लेता है तो स्टार्टिंग में जो उनका सहारा दिया जाता है वही बीच में जो है उसके लिए हेल्प का काम करता है। तो यहाँ पे जो इसके फोल्डिंग का काम करता है वो कौन करता है, समाज करता है, ठीक है। बच्चे की जो वास्तविक उसकी जो क्षमता होती है, उसकी जो स्पीचेज होती हैं, जो आत्मवाक्य एक तरह से करें उसको, कार्यकारी जो उनकी क्षमता होती है, ठीक है, जो मेन उनकी जो विकास में डेवलपमेंट में जो हेल्प करेंगी, ठीक है, तो उसमें जो इसके फोल्डिंग का काम करेगा वो कौन करेगा, समाज करेगा। तो ये एक आधारभूत सहारा है जिसकी बात कौन करते हैं, वाइगोत्स्की करते हैं, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं ब्रूनर। ब्रूनर का जो सिद्धांत है इसमें देखिए ये भी इनके कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी पे ही है। देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की अगर बात करें तो स्टार्टिंग प्याजे से ही हो जाती है, उसके बाद वाइगोत्स्की आते हैं, वाइगोत्स्की लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद ब्रूनर आते हैं। ब्रूनर क्या कहते हैं, ब्रूनर ने मुख्य रूप से दो बातों का ध्यान दिया, इन्होंने दो बातों पर ध्यान दिया। पहला ये कि शिशु अपनी अनुभूतियों को मानसिक रूप से किस प्रकार व्यक्त करता है, कि अगर शिशु पैदा हुआ जो बच्चा है जब वो बोल नहीं पा रहा है, तो बोल नहीं पा रहा है उस समय वो अपनी जो जो वो सोच रहा है या जो उसको चाहिए, जो उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उसे वो कैसे बता रहा है, जो वो अनुभव कर रहा है उसको वो मानसिक रूप से किस प्रकार उसका रूप दे रहा है, उसको व्यक्त कैसे कर रहा है। दूसरा ये कि शैशवावस्था और बाल्यावस्था में बालक चिंतन कैसे करता है, सिंपल लैंग्वेज में ये बात कही गई है। तो ब्रूनर के अनुसार शिशु अपनी अनुभूतियों का मानसिक रूप से तीन तरीकों से अभिव्यक्त करता है। तो चलिए देखते हैं ये जो इनकी तीनों ही स्टेज हैं ये भी ब्रूनर के अकॉर्डिंग अगर जो बताई गई हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार इनकी ये जो हिंदी वाले जो टर्म हैं ये चेंज कर दिए जाते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले हमेशा ऐसे ही रहते हैं, जैसे इनएक्टिव मोड है, आइकॉनिक मोड है, सिम्बॉलिक मोड है। सिम्बॉलिक मोड बहुत पूछा जाता है, तो इसमें चलिए देखते हैं क्या क्या बात बताई गई है, ठीक है। तो सबसे पहली जो है वो है सक्रियता विधि, जिसे इनएक्टिव मोड कहते हैं, ठीक है। इस विधि में शिशु अपनी अनुभूतियों को शब्दहीन क्रियाओं के द्वारा व्यक्त करता है, जैसे कि भूख लगने पर रोना, हाथ पैर हिलाना आदि, ठीक है। तो मेनली हम कह सकते हैं सक्रिय विधि, जब अभी शब्द का रूप उसके मतलब शब्दों का वो नहीं यूज़ कर पा रहा है बच्चा, तभी भी उसको जो ज़रूरत उसकी पड़ रही है, उसकी मानसिक जो क्षमता तो उसके पास जो है वो तो है ना। तो ये जो चीज़ है इसको अपनी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो कैसे लोगों के सामने प्रकट करेगा, ठीक है, उसके आसपास जो भी लोग हैं। तो ये जो शब्दहीन क्रियाएं हैं वो ऐसी अपनी हाथ पैर की एक्टिविटीज़ के थ्रू, अब जो वो चाहे फेस के एक्सप्रेशन के थ्रू, चाहे वो रो करके, चाहे वो मतलब ये ही जो मतलब कि जो इशारे करेगा उसी के ही आधार पर वो बता सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही वो वातावरण से संबंधित स्थापित करेगा। दूसरा है दृश्य प्रतिमा विधि, जिसे आइकॉनिक मेथड कहते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक अपनी अनुभूति को अपने मन में कुछ दृश्य प्रतिमाएं, विजुअल इमेजेस बनाकर प्रकट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर हम बात कहें तो ये वाली जो स्टेज है आइकॉनिक मोड, इसमें सिंपल ये कहेंगे कि जब बच्चा वातावरण से इंटरेक्ट होने लग जाता है, ठीक है, अब वो सामाजिक यानी कि घर पे जो घर के जो लोग हैं अब उनसे जुड़ने लगेगा, तो वो जो अपनी मानसिक क्षमता है, मन में वो जो कुछ भी सोच रहा है उसको एक्सप्रेस करेगा। जैसे उसे कुछ खेलना है या फिर उसे कुछ चाहिए, ठीक है, या फिर अपने क्रोध को जो है वो एक्सप्रेस करना है तो किसी का बाल नोच लेगा, ठीक है। और या उसे कोई चीज़ चाहिए तो जैसे
खिलौना उसके सामने लेकर गया, या वो खेल रहा था उससे छीन लिया गया, फ़ौरन से रोने लग गया, अपने हाथ पैर बढ़ाएगा कि इसको वो चीज़ चाहिए, या उसे गोद में जाना। सबसे इंपॉर्टेंट तो यहाँ पे ये चीज़ है कि वो अपने हाथ बढ़ा देता है कि मुझे गोद में लो। ठीक है, इस तरीके से ये कुछ ऐसे मेथड्स होते हैं जो जिनके बारे में वो अपने मन में सोच रहा होता है और उसको वो अपने हाव भाव से प्रकट करने की कोशिश करता है। ठीक है, इसके बाद आती है सांकेतिक विधि, जिसे बोलते हैं सिंबॉलिक मोड। ठीक है, इस विधि में बालक अपनी अनुभूतियों को ध्वन्यात्मक, अब ध्वनि का यहाँ पे यूज स्टार्ट हो जाएगा, ध्वन्यात्मक संकेतों जिसे कहते हैं भाषा के माध्यम से व्यक्त करता है। इस अवस्था में बालक अपने अनुभवों को शब्दों में व्यक्त करता है। ठीक है, तो इसी वजह से इनको हम सिम्बल्स के फॉर्म में ये अपने मूल विचारों को प्रकट कर रहा है, तो इसलिए सिम्बॉलिक स्टेज अब इसे यहाँ पे कहेंगे। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपना जैसे भी वो बोलना है, लिखना है, अपने जितने भी जो संकेत हैं, ठीक है, उनका वो क्या करेगा, शब्दों का वो यूज़ करेगा। अब वो चाहे जैसे मम्मी को बुलाना है तो मामा, स्टार्टिंग में वे नहीं एक दो वर्ड बोलेगा, फिर उसके बाद शब्दों का यूज़ करने लग जाएगा, फिर उसके बाद सेंटेंसेस यूज़ करने लग जाएगा। तो इस तरीके से तो मेनली हम कहेंगे सिम्बॉलिक मोड में वो सिम्बल्स का यूज़ करने लग जाता है, वो चाहे वो बोलने में करे चाहे वो लिखने में करे। ठीक, अच्छा, हम यहाँ पे देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात कही जा रही है। ब्रूनर के अनुसार जन्म से 18 माह तक सक्रियता विधि होती है, यानी ये जो पहली वाली है, ठीक है, इनएक्टिव मोड जो होता है वो स्टार्टिंग कैसे होती है, 0 से लेकर के 18 मंथ तक की होती हैं। ठीक है, 18 माह, तो ये हो जाएगी। तो 0 से 18 माह तक की जो है ये होती है सक्रियता विधि, जिसे इनएक्टिव स्टेज कहते हैं। इसके बाद आती है आइकॉनिक मोड। आइकॉनिक मोड को इन्होंने बोला है 18 माह से 24 माह तक की होती हैं। तो ये भी इनकी जो एज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 18 से 24 माह तक ये होती हैं। ठीक है, आइकॉनिक मोड। इसके बाद लास्ट है सिम्बॉलिक मोड, जो कि 7 वर्ष, मतलब हाँ, दृश्य प्रतिमा विधि जो होती है 7 वर्ष की जो आयु है उससे आगे सांकेतिक विधि की प्रधानता रहती है। तो मतलब ये अब यहाँ पे 18 माह की जो बात, 24 माह की बात की गई है, उसके बाद से लेकर के 24 माह से लेकर के 7 वर्ष तक। ठीक है, अब इसके बाद ये जो इनकी सिंबॉलिक स्टेज है, ये सांकेतिक विधि आगे फिर वो डेवलप करती चली जाएगी। तो ये इनकी स्टेजेस दी गई हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे देख लेते हैं कक्षा शिक्षण जो है, इसमें इनका जो ब्रूनर ने जो अपना सिद्धांत दिया है इसका क्या यूज़ है। तो सबसे पहले इन्होंने कहा कि सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें अंतर्दृष्टि चिंतन अधिक उपयोगी है। ठीक है, तो ये जो अंतर्दृष्टि चिंतन, जो अपने मन में वो जो सोच विचार कर रहे किसी भी काम को करने के लिए, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसके बाद है जो ज्ञान स्वयं खोज द्वारा प्राप्त किया जाए, ठीक है, वो उसके लिए सार्थक व टिकाऊ होता है। जैसे कोई बच्चा है, उसको अगर हम कोई चीज़ दें, ठीक है, अब वो चाहे उसको आर्ट बनाने के लिए दिया जाए या फिर कोई ऐसी पजल वाली चीज़ दें जिसमें उसको अपना माइंड लगाना हो, उसे वो चीज़, वो जो प्रॉब्लम है उसको उसे वो सॉल्व करनी है। तो अगर वो प्रॉब्लम को खुद सॉल्व कर रहा है, तो अगर हम उससे 2-3 दिन बाद भी उस प्रॉब्लम को पूछेंगे तो वो बता सकेगा, क्योंकि वो क्या है, सार्थक और टिकाऊ होगी, क्योंकि उसने वो खुद सॉल्व की है। ठीक है, तो इस वजह से ज्ञान जो है, वो ज्ञान का जो वो खोज है वो खुद करनी चाहिए। इसके अलावा है, ब्रूनर के अनुसार जो कुछ पढ़ाया या सिखाया जाए उसका व्यक्ति व समाज दोनों से संबंध हो, यानी जो भी चीज़ें बच्चों को पढ़ाई या सिखाई जा रही हैं, क्योंकि पढ़ाई या सिखाई का मतलब ही यही होता है कि एक जो बच्चा है वो अपने आप को समाज में उठने बैठने लायक बना रहा है कि नहीं। तो जाहिर सी बात है, जब समाज के लिए इसको तैयार किया जा रहा है तो उसकी जो भी स्टडी होगी वो उसकी और उसकी समाज से रिलेटेड होनी चाहिए। इसी बात पर ब्रूनर 2 प्रकार की संबद्धता पर बल दिया इन्होंने। एक तो पहला था व्यक्तिगत संबद्धता, जिसे पर्सनल रिलेवेंस बोला गया। दूसरा है सामाजिक संबद्धता, सोशल रिलेवेंस। ब्रूनर के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करते समय बच्चों को सीखने के लिए तत्पर करें, यानी कि जब भी पाठ्यक्रम तैयार किया जाए तो ऐसा पाठ्यक्रम तैयार किया जाए, सिलेबस ऐसा रखें कि बच्चे उसमें एक्टिव रहें, कि वो मतलब इंटरेस्ट लें उस चीज़ को करने में, उससे पढ़ने में। सीखने की परिस्थिति में बच्चे सक्रिय रूप से भाग लें। सीखने की जो भी मेथड यूज़ किए जा रहे हैं उसमें बच्चों का एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इनकी जो सिद्धांत है, इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला तो यही है कि पूर्व अनुभवों तथा नए विषय वस्तु में समन्वय। ठीक है, वही है, यहाँ पे इन्होंने पूर्व अनुभव की बात की जाए। पहले से जो इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट लिया है, मतलब एक्सपीरियंस जो भी इनका था पूर्व अनुभव, उसके बाद जो नई चीज़ें उनके सामने, नई समस्या आई, उसमें इन्हें समन्वय क्रिएट करना है और अनुकूलन की परिस्थिति, एडेप्टेशन का जो है पूरा माहौल तैयार करना है। ठीक है, तो ये इनका काम हो गया। इसके बाद विषय वस्तु की अगर संरचना की बात करें तो इनका सुगमता व सरलता से सीख, ऐसी विषय वस्तु रखी जाए, ऐसा पाठ्यक्रम रखा जाए कि से वो ईजिली सीख सके, ठीक है, बिना किसी प्रेशर के।
और फिर है कि बच्चों में तार्किक ढंग से एवं अपनी कठिनाई स्तर के अनुसार सीखें। यानी बच्चों को जो भी चीज़ें इनको प्रॉब्लम दी जाए, ठीक है, वो उनकी लेवल की होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का जो बच्चा है उसको 7th 8th क्लास की प्रॉब्लम जो है प्रोवाइड कर दी जाए तो वो बिल्कुल भी नहीं हिला पाएगा। ऐसी हो जिसका वो सोल्यूशन अपने स्तर से वो कर सके, ठीक है। दूसरा ये भी डिपेंड करता है कि हो सकता है कि सेकंड थर्ड क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपर क्लास की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए उनको उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग भी इनको प्रॉब्लम देनी चाहिए। इसके बाद है कि पुनर्बलन, पुरस्कार व दंड आदि पर बल देता है। तो मतलब यहाँ पे ये जो ब्रूनर का जो सिद्धांत है तो उस पर ध्यान दीजिएगा कि ये सिद्धांत अगर सीखने की अधिगम की अगर बात करें तो इसमें पुनर्बलन जो रीइंफोर्समेंट है उस पर ये यहाँ पे जो है ज़्यादा फोकस करता है। अब इनका जो ये पुनर्बलन है वो 2 यहाँ पे स्टेप में दिया गया, देखिएगा, पुरस्कार और दंड। यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फॉर्म में पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट देने की यहाँ पे बात कही गई है, ठीक है। तो अब वही है, पुरस्कार तो पॉजिटिव हो जाएगा, दंड ज़रूरी थोड़ी ना है कि उनकी पिटाई की जाए। अब हाँ, नेगेटिव पुनर्बलन के फॉर्म में उनको कुछ ऐसे टास्क दे दिए जाए जो उनके लिए टफ हों लेकिन वो उनके भले के लिए हों, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। और इसके बाद है शिक्षा बालक में व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों गुणों का विकास करती है। तो वही है, व्यक्तिगत हो सामाजिक हो दोनों की ही बात ब्रूनर करते हैं। उनको एजुकेशन भी ऐसी ही प्रोवाइड की जाएगी कि वो समाज और व्यक्तिगत दोनों ही चीज़ें इसमें संबंधित हों। ब्रूनर के सिद्धांत की शिक्षा में जो उपयोगिता है इसकी बात अगर करें तो संज्ञानात्मक विकास की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए, बच्चे की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनका पाठ्यक्रम रखा जाए, ठीक है। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अक्षर ही नहीं पहचानना आता, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे लिख ले रहे हैं, तो वही है, उनकी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग ही उनको टास्क दिया जाए। मानसिक अवस्थाओं का वर्णन जो है इन्होंने किया है ब्रूनर ने, अभी हम लोग ने जो देखा था, ठीक है, आइकॉनिक और जो सिम्बॉलिक वाला। तो इन अवस्थाओं के आधार पर ही शिक्षण विधियों का या जो प्रविधियां हैं, जो भी विधियां हैं, इनका प्रयोग किया जाए, ठीक है। तो मतलब जिस स्टेज में आप बच्चा जिस स्टेज में वो इशारे से बात कर रहा है उसमें अगर हम शब्द से बोलेंगे तो थोड़ी ना समझ पाएगा। जैसे वो इशारे से बात कर रहा है उससे उसी इशारे में बात करें, ठीक है। उसके बाद है अन्वेषण विधि द्वारा छात्रों में समस्या समाधान की क्षमता का विकास किया जाए, ठीक है। तो यानी छात्रों में समस्या समाधान जो है वो एक्सप्लोरेशन मेथड जो होता है इसका यूज़ करके उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मतलब उसके अकॉर्डिंग उनको तैयार किया जाए। इसके बाद है संप्रत्यय को समझने पर बल दिया जाए। वही है, यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग जो थी कि उनके पास जो भी वो चीज़ सोचें उसका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल वो थिंकिंग होनी चाहिए। तो इसी पर ही उसको समझने पर खास बल दिया जाए। वर्तमान अनुभवों को पूर्व अनुभव एवं जो ज्ञान या अनुभव है उनसे जोड़ने पर बल दिया जाए। तभी वो पाठ्यक्रम जो नहीं तैयार किया जाता है, ठीक है, जब जैसे जब कोई टीचिंग करता है तो एक टीचिंग प्लान तैयार किया जाता है, ठीक है। तो वो जो टीचिंग प्लान जो तैयार किया जाता है वो डिपेंड उसमें इस पहला स्टेप ही ये होता है कि जो भी आप आगे पढ़ाने वाले हैं उनको पहले आप रिलेट करिए बच्चों के पूर्व ज्ञान से, उसके बाद आगे का उसको डिस्कस करिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो जाएगी। उसके बाद ठीक है, तो ये मतलब जितनी भी इम्पोर्टेंट थी यहाँ पे बात वो हो गई। इसके बाद देखिएगा, इस प्रकार ब्रूनर का जो सिद्धांत है वर्तमान कक्षा शिक्षण के लिए बहुत उपयोगी है। वही बात कही गई कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टार्टिंग पियाजे ने की, इसके बाद जो लैंग्वेज का इन्होंने यूज़ किया वो वाइगोस्की ने किया। ब्रूनर ने जो किया वो स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चा जो अपनी जो भी वो चीज़ें सीख रहा है उसको जो एक्सप्रेस कर रहा है किस स्टेज पे कैसे कर रहा है, और समाज और जो उसका खुद की जो पर्सनल जो उसकी एबिलिटी है उसको कैसे इंटरेक्ट किया जा रहा है। तो इन दोनों ही पर बेस्ड जो है जो आधुनिक शिक्षा है, आधुनिक जो शिक्षण मेथड है, वर्तमान जो कक्षा शिक्षण होना चाहिए उस पर जो है आधारित इन्होंने अपनी पूरी जो है सिद्धांत को बनाया है, ठीक है। तो ये जो पूरा चैप्टर था इसमें आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, ये जो वीडियो थी ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो कोशिश यही करिएगा, क्योंकि आपका ये डीएलएड का जो है एजुकेशन का चल रहा है, तो इसे शेयर करने की भी कोशिश करिएगा कि ये जो नॉलेज है ये सबको मिलती रहे, ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट में पूछिएगा ज़रूर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।